तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं एकदम टोटली जानकारी कि आप अगर सोलर प्लांट में इंटरेस्टेड हो, आप इंस्टॉल कराना चाहते हो लेकिन आपको बहुत सारी दुविधाएं हैं, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, क्या जो आपके यहाँ इंस्टॉल करने वाली कंपनी आई है क्या वो सही बता रही है, आपको सही गाइड कर रही है, क्या वो राइट मटेरियल लगा रही है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और अगर बाई चांस कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि हम कैसे 100% बेस्ट क्वालिटी का सोलर सिस्टम अपनी रूफटॉप पे इंस्टॉल कर पहले आप जानना चाहते होंगे कि ये सोलर किस टाइप से काम करता है। क्या सोलर वाटर हीटर और ये सोलर पैनल जो कि बिजली बनाते हैं क्या ये सेम होते हैं? तो दोस्तों उस क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको बताऊं तो वो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। सोलर वाटर हीटर हीट मैकेनिज्म पे काम करते हैं और जो ये हमारे सोलर पैनल होते हैं इसके अंदर सेल्स होते हैं वेफर्स वाले, तो ये अलग प्रोसेस पे काम करते हैं। तो ये दोनों ही एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं। और जो सोलर बिजली पैदा करने वाला सिस्टम होता है वो आते हैं दोस्तों दो टाइप के, एक होता है ऑफ ग्रिड और एक होता है ऑन ग्रिड। हमारा तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रिड होता क्या है। तो आपके यहाँ जैसे डेसू से बिजली आती है, डिस्कॉम जिसे हम कहते हैं, तो उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे टॉवर जहाँ से बिजली निकलती है पावर जनरेशन यूनिट से लेके हमारे घर तक पहुँचती है, तो हम उसे एक तरीके से पूरा ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स भी आते हैं जिसके अंदर, तो वहां से हम ग्रिड से बिजली लेते हैं। तो ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होगा? मतलब कि हमारे को उस ग्रिड की जरूरत नहीं है। ऑफ ग्रिड मींस कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो सोलर से, वो जाके सेव हो रही है आपकी एक बैटरी बैंक के अंदर, और उस बैटरी बैंक से आप जो आउटपुट ले रहे हो वो इन्वर्टर के थ्रू आप अपने घर के अंदर कंज्यूम कर रहे हो। मतलब कि बाहर का ग्रिड का कनेक्शन मींस जो मीटर से आपके यहाँ सप्लाई आती है उसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आपने कट डाउन कर दिया। आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो और खुद ही उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो। ये होता है दोस्तों ऑफ ग्रिड सिस्टम। और अब मैं बात बताऊं आपको ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो ये एक तरीके का स्मार्ट सिस्टम है, आज के टाइम में बहुत ही फेमस है ऑन ग्रिड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो इसे आप बैटरी के अंदर सेव नहीं करते, इसको आप डायरेक्टली सप्लाई करते हो अपने ग्रिड के अंदर। मींस जो आपके यहाँ डिस्कॉम से डेसू से बिजली आ रही है उसके साथ ही वो कनेक्शन जाके जुड़ता है। तो अगर सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आपने 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाया अपने घर पे और आपने एसी वेसी सारी चीज़ें चला के, रेफ्रिजरेटर चला के, अगर आपका कंजम्पशन है 6 किलोवाट, तो उस समय क्या होगा दोस्तों, तो 5 किलोवाट जो आपका जनरेशन हो रहा है वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर जाएगा और जो सरप्लस 1 किलोवाट आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो वो आपको डिस्कॉम प्रोवाइड करेगा। तो ये एक एग्जांपल था। अब इसके अंदर ही एक दूसरा एग्जांपल क्या आ जाता है दोस्तों कि आपका कंजम्पशन है कम, आपके यहाँ संडे को छुट्टी हुई, आपने घर पे लगाया ताला, आप घूमने चले गए, लेकिन सोलर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो जो भी वो जनरेशन प्रोड्यूस करेगा वो जाएगी आपकी नेट मीटर के अंदर। मींस उस समय अगर आपका कंजम्पशन 0 है और प्रोडक्शन आपकी अगर 5 किलोवाट है तो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका नेट मीटर के थ्रू बाहर जाएगा। उस वक्त आपका नेट मीटर घूमता है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। सपोज करो दोस्तों अगर आपने एक महीने में 600 यूनिट कंज्यूम करे और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो आपकी 400 यूनिट्स एक्स्ट्रा चली गई डिस्कॉम पे, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और यहीं अगर हम दूसरा सिनेरियो लें कि आपने कंजम्पशन करी 1400 यूनिट्स की एंड आपका प्रोडक्शन था 1000 यूनिट का, तो उसमें दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आएगा सिर्फ 400 यूनिट्स का, जो कि कम दर की होती है। मीन 3.5 रुपये 4.5 रुपये के हिसाब से वो आपकी वो 400 यूनिट पे प्राइसिंग लगेगी और जो 1000 यूनिट आप दे चुके हो वो सारी कट डाउन होंगी। तो ये होता है दोस्तों नेट मीटरिंग और ये आपका सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोलर पैनल। तो आप वो कौन सी कंपनी के सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो, उसके लिए दोस्तों MNRE ने एक ALMM शीट निकाली है जिसमें पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स को ही सर्टिफाई किया गया है कि ये ही आप ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट्स में इसी मेक के पैनल आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप वो वाली लिस्ट देखना चाहते हो तो वो लिस्ट मैंने नीचे लिंक में अटैच कर दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है दोस्तों, ये रहे सोलर पैनल। तो इस वाली साइट के अंदर लगे हुए हैं हमारे रिन्यूसिस के 325 वाट के सोलर पैनल, आप देख सकते हो।
तो इस वाली साइट पे दोस्तों 2 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, मींस 5 किलोवाट के 2 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो डीसी कैपेसिटी है वो 6 किलोवाट की है। तो टोटल अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे इंस्टॉल्ड, ये 12 किलोवाट का है, लेकिन वो 2 में डिवाइडेड है, 6 किलोवाट, और इन्वर्टर 5 किलोवाट के लगे हुए हैं। हमने डीसी कैपेसिटी को इसके लिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि एट द टाइम ये पूरा 5 किलोवाट का सिस्टम जो होता है वो 5 किलोवाट जनरेट नहीं करता, वो कम ही करता है। तो हम उसको ओवर डीसी करंट और वोल्टेज दे सकते हैं अपने इंटरफेस सिस्टम को, यानी कि जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, ग्रिड इन्वर्टर। तो वो जिससे कि आपका थोड़ा और भी पीक आपका प्रोड्यूस कर सके, मींस और भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और ग्रिड में फीड इन कर सके। तो इसके अंदर हम जैसे कि 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो उसमें हम 7 किलोवाट की डीसी कैपेसिटी, मींस 7 किलोवाट का हम सोलर पैनल का पूरा जो वॉटेज होता है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर पैनल की तो हमने बात करी और वो लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ALMM की है, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है दोस्तों स्ट्रक्चर, जिस पे आप पैनल माउंट करोगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूफान आया और आपका पूरा स्ट्रक्चर डाउन हो गया, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि कई कंज्यूमर को बहुत सारी कंपनी से वो कांटेक्ट करते हैं, डिफरेंट कोटेशन लेते हैं और जिसकी कम होती है वो उससे लगवाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने स्मार्ट वर्क करा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री ये नई इंडस्ट्री है, आपको भी इन्फॉर्मेशन बहुत कम रहती है कि क्या मटेरियल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। जो महंगा लगा रहा है ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा पैसे ले रहा है, वो क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है माइक्रो लेवल पे, जहाँ पे आपको वो चीज़ समझने के लिए बहुत सारी स्टडी की ज़रूरत होगी। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊँ दोस्तों, तो इसमें स्ट्रक्चर आते हैं 3 टाइप के। अगर आप C चैनल वाला स्ट्रक्चर लगा रहे हो, इसमें कई इंस्टॉलर क्या करते हैं, वेल्डिंग वाला स्ट्रक्चर लगा देते हैं इतना हाई राइज पे। तो वो हाई राइज पे वेल्डिंग स्ट्रक्चर कभी कभार फेल हो जाता है, क्योंकि जब वो हवा चलती है तो वो मूवमेंट होती है और उनका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, जिससे वेल्डिंग खुल जाती है और वो गिर भी जाते हैं। इसके लिए हमेशा रिकमेंडेड है नट बोल्ट वाला स्ट्रक्चर लगवाइए, जिससे 1-2 साल के अंदर आप उसे टाइट भी करवा सकते हैं। इन सर्विस वो टाइट हो सकता है। तो स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, एक आता है सबसे एकदम लोअर स्टैंडर्ड, मींस लो प्रोफाइल, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो रूफ है उससे चिपक के एकदम पैनल लगते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आपका जो मिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हाइट आपकी बैक साइड की रहती है 4 to 5 फीट और आगे की रहती है अराउंड 2 फीट। तो वो मीडियम साइज स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है दोस्तों, जब आप हाई राइज स्ट्रक्चर लगवाएं। जैसे कि सिटीज़ के अंदर छत पे जगह नहीं होती हैं, बहुत छोटे छोटे आपके फ्लैट्स होते हैं और उन पे मीन्स अगर आपका 1800 स्क्वायर फीट का भी है तो आप उसमें अपनी रूफ का यूज़ करना चाहते हो 100%, वहाँ पे लगता है हाई राइज स्ट्रक्चर, जैसा कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके अंदर दोस्तों हाई राइज स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप C चैनल में जाते हो तो इसमें आती है 3 क्वालिटी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये एक शीट का बना हुआ है, पॉसमैक्स शीट का। ये 2 mm थिकनेस में है, 3 mm थिकनेस में भी आता है इसमें। और इसके अंदर 3 वेराइटीज़ आती हैं। एक आता है आपका प्री GI, एक आता है GI और एक आता है हॉट डिप। प्री GI में क्या होता है दोस्तों, जैसी ये शीट होती है ये उसको बस C चैनल के अंदर कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं और आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स उसमें जंक लगना शुरू हो जाता है। GI के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो शीट होती है वो GI कोटेड होती है और GI कोटेड में जिसमें इसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हो जाती है आपकी 10 ईयर्स। और हॉट डिप के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ये शीट निकलती है उसको एक जिंक होता है, लिक्विड जिंक, उसके अंदर उसे हॉट डिप कर देते हैं। आप GI का प्रोसेस देखिएगा, हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन का, तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। उसमें क्या करते हैं, इस C चैनल को पूरा उस हॉट डिप के अंदर डाल देते हैं और थोड़े टाइम बाद निकालते हैं, जिसमें इसकी कोटिंग हो जाती है और ये 25 ईयर्स तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये वाला तो दोस्तों सिर्फ GI है, इस पे यहाँ पे हमने पेंट करवाया हुआ है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये माउंटेड कैसे है आपकी रूफ से। आपका क्या जो सोलर प्लांट इंस्टॉलर है उसने क्या यहाँ पे लेंटर पे ही ये आपका C चैनल माउंट करके लंबे वाले फास्टनर लगा के लगा दिया, या फिर उसने उतना लेंटर को काटा, मीन्स यहाँ पे ये वाली चीज़ को काटा जो ऊपर टाइल्स लगी हुई होती है ना दोस्तों, इन टाइल्स को काटा और इसके नीचे जो मिट्टी होती है उसे हटाया, जो पन्नी होती है उसे हटाया और इस वाले C चैनल को उसने डायरेक्टली लेंटर से लगाया। वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप लेंटर से लगाते हो तो इसका और इसके जो मूवमेंट होती है ना पूरे फ्रेम की, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो ऐसा नहीं है कि हवा चलेगी हिलेगा पैनल, क्योंकि कई कंज्यूमर की शिकायत होती है कि हवा तेज़ चलती है, हमारा जी घबराता है क्योंकि सोलर सिस्टम पूरा हिलता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप जो भी इंस्टॉलेशन कराएं हैं वो ये C चैनल आपके लेंटर से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे छत पे ना जुड़ा हुआ हो, क्योंकि क्या होता है जब ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी ये आपका C चैनल
जब निकलेगा यहाँ से तो वो आपके जो टाइल्स है ना उनको भी लेके निकल जाएगा, क्योंकि टाइल्स इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रांगली कंबाइंड नहीं होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि ये ब्रेसिंग आपके यहाँ लगी हुई हो। ये ब्रेसिंग अगर ज़्यादा बड़ा आपका स्ट्रक्चर जा रहा है तो ये ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया है वो इस टाइप से है। अगर हवा ऐसे निकलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, ये हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर हवा ऐसे आएगी तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा सरफेस एरिया है, तो कितना ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगी और ये कितनी मूवमेंट होगी। तो ब्रेसिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हो तो इसमें आप यहाँ पे क्रॉस भी डलवा सकते हो, ऐसे क्रॉस में। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने चौथे ज़रूरी पॉइंट पे। हमने सोलर पैनल डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, जो उसके नीचे माउंटिंग है अपने लेंटर से वो डिस्कस कर ली। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों केबलिंग। कि आपने सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिए अच्छे स्ट्रक्चर पे, अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप कैसे लेके जाओगे अपने इन्वर्टर तक। तो उसके लिए दोस्तों कई इंस्टॉलर क्या करते हैं, जो नॉर्मल एसी वायर आती है ना, यानी कि अल्टरनेट करंट की वायर, वो इस साइड में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि क्या होता है एसी वायर के अंदर जो एरिया होता है और जो इसके अंदर सिंगल वायर होती है वो इसके अंदर बहुत सारे लॉसेस क्रिएट कर देती है। जो डीसी वायर होती है दोस्तों वो मल्टी स्ट्रैंड वायर होती है, उसके अंदर दो तरीके की आती है, कॉपर और टिन्ड कॉपर। तो हम जो अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो टिन्ड कॉपर यूज़ करते हैं, जिससे कि लॉसेस और भी कम हो और यहाँ से जो पावर इवैक्यूएट होती है सोलर पैनल से वो बहुत ही कम लॉसेस पे हमारे डीसी डीबी तक जाए और वहाँ से फिर वो इन्वर्टर से कन्वर्ट होके अपने एसी डीबी के अंदर जाए। तो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर इसमें ये डीसी वायर भी प्ले करती है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो डीसी वायर हैं पैनल से आ रही हैं वो डायरेक्टली इस सी चैनल के अंदर आप देख सकते हो, स्ट्रट चैनल है, इसके अंदर हमने छोड़ा हुआ है और इसके अंदर जाके वो पूरा हमारे एंड पॉइंट तक जा रही है, मीन्स डीसी डीबी तक। और ये पूरी इंसुलेटेड है दोस्तों अंदर से, और इसमें डबल इंसुलेशन वायर हम यूज़ करते हैं डीसी साइड की, जैसे हल्का सा कहीं से कट भी लगे तो उसके अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रक्चर से भी टच नहीं है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है दोस्तों अर्थिंग। कई इंस्टॉलर भी सोचते हैं कि यार हम अर्थिंग कैसे करें, और हमारे को अगर 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है या 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट है तो हमारे को कितनी अर्थिंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊं कि इसमें आपको 3 अर्थिंग की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो इम्पॉर्टेंट है, आपको 3 अर्थिंग करानी ही पड़ेंगी। उसमें आप क्या कर सकते हो, और आपको ये भी कन्फ्यूजन रहता होगा कि हम क्या यूज़ करें अर्थिंग को। जैसे कि आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कराई है, आपको 4th फ्लोर पे सिस्टम लगाना है, तो हम किस मीडियम से उस अर्थिंग को ऊपर लेके जाएं जो कि हमारे को सस्ती भी पड़े और कॉस्ट एफिशिएंट यानी कि हो और आपका काम भी अच्छे से करे। तो सबसे अच्छा जो उपाय है दोस्तों वो है 25 mm × 3 mm की GI की पत्ती। उससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप 16 mm की कॉपर वायर लगाओगे वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। 100 मीटर अराउंड इस समय रेट चल रहा है 17,000 रुपये के आसपास का, और वो 4 to 5 ईयर्स में फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर कोई भी उसको कट डाउन करके भी नीचे से लेके जा सकता है, लेकिन GI की पत्ती बहुत ही सॉलिड होती है, उसे कोई कट डाउन नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपको बताऊं जो 3 इंपॉर्टेंट अर्थिंग है तो उसमें आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। एक अर्थिंग आप कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों LA से, लाइटनिंग अरेस्टर से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है हमारा इस साइड में, ये आप देख सकते हो लाइटनिंग अरेस्टर। ये आपको नोटिस करना है कि ये आपके सोलर पैनल से हमेशा ऊपर ही रहे, नीचे ना रहे। ये क्योंकि इसके लिए होता है कि कोई भी सर्ज आया, बादल गरजे, बिजली अगर गिरती है आपके सिस्टम पे ना गिरे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी अर्थिंग है वो आपकी 3 to 5 ओम्स के अंदर रहे, क्योंकि ये एक फिजिबल मीन्स क्राइटेरिया है। इसमें अगर बिजली गिरती भी है तो ये आपका एकदम सही से सिस्टम प्रोटेक्टेड रखेगा। अब मैं आपको दूसरी अर्थिंग दिखाता हूँ दोस्तों, स्ट्रक्चर की जो हमने करी हुई है। तो आप ये देख सकते हो, ये GI की पत्ती आ रही है 25-3 की, और ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर से वेल्डिंग कराई हुई है। तो जो भी है कहीं से भी स्ट्रक्चर हमारा जुड़ रहा है दोस्तों, तो वो हमने बाय वेल्डिंग के थ्रू सारे स्ट्रक्चर को जोड़ा हुआ है। कहीं पे भी अगर लगता है कि यहाँ पे अगर 2 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने स्पॉट वेल्डिंग कराई है। और जहाँ जहाँ पे GI की पत्ती आप जोड़ते हो वहाँ पे नट और बोल्ट तो लगाना ज़रूरी है ही, और अच्छा प्रिकॉशन के लिए आप उस पर वेल्डिंग भी करवा सकते हो। एक स्पॉट वेल्डिंग भी बहुत ही अच्छी रहती है लॉन्ग टाइम के रन के अंदर। तो ये थी हमारी 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे 5-5 किलोवाट के 2 सिस्टम लगाए हुए हैं। एक 5 किलोवाट का ये रहा, एक 5 किलोवाट का ये रहा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है दोस्तों, वो इन्वर्टर का भी रोल आता है कि आप कौन सा इन्वर्टर ले रहे हैं। अगर आप कोई लोकल इन्वर्टर लेते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है और जो इसके अंदर और भी बहुत सारी फीचर्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं आपको, और उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, जिससे कि कंज्यूमर फेस करते हैं कि यार हमने प्लांट तो सस्ता लगवा लिया, लेकिन यार हमारी बिजली प्रोडक्शन नहीं हो रही। वो इसके लिए नहीं हो रही क्योंकि आपने जो इसका मेन कंपोनेंट है वो आपने सस्ती क्वालिटी का लगवा लिया। तो ये आपको इशू फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप 5 किलोवाट से नीचे लगवा रहे हो तो दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका आप जो अच्छे प्राइजेस पे भी आते हैं वो आप इंस्टॉल करा सकते हो, जिनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, जैसे कि ग्रोवॉट हो गया है। लेकिन अगर आप और भी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी में जाना चाहते हो, 5 किलोवाट से अबव प्लांट लगा रहे हो, तो आई रिकमेंड कि आप डेल्टा के लिए जाओ। और अगर आपका प्लांट 20 किलोवाट से भी अबव का है तो सोलर एज सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक्सपेंसिव पड़ते हैं लेकिन लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने साइट्स पे फेस किया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो डीसी करंट वहाँ पैनल से प्रोड्यूस होकर आया है वो हमारा कहाँ आया है। तो ये आया है दोस्तों हमारा DCDB में, इसे कहते हैं DCDB, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं DC साइड का। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमने 2 MCBs लगाई हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रिंग हैं। जैसे कि 16 पैनल्स हैं तो हमने उसको डिवाइड करके 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, और उसमें एक स्ट्रिंग्स की MCB ये रही, एक स्ट्रिंग की ये रही। उसके बाद ये MCB के बाद जो गया है दोस्तों, उसकी पॉजिटिव साइड गई है फ्यूज़ के अंदर, इसकी पॉजिटिव साइड गई है फ्यूज़ के अंदर, और इसे कहते हैं SPD, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस दोस्तों। तो क्या होता है कि अगर कोई भी सर्ज आएगा पैनल के ऊपर, गलती से भी बिजली गिर गई ना, तो वो उसको यहाँ पे नहीं आने देगी इन्वर्टर तक, ये उड़ जाएगी और ये सारा जो भी करंट है वो अपना पास कर देगी। मैंने आपको बताया था ना, हम 3 अर्थिंग ज़रूरी हैं, एक हमारी स्ट्रक्चर की हो गई, एक हमारी ऊपर LA की हो गई, एक हमारी छोटे प्लांट के लिए AC/DC साइड की कॉमन अर्थिंग हो गई। लेकिन अगर आप बड़ा प्लांट में जा रहे हो 30 किलोवाट 50 किलोवाट के, तो उसमें DC साइड की अलग रहेगी, AC साइड की अलग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे प्लांट के लिए आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ पे स्नाइडर की लगी हुई है, सुप्रीम क्वालिटी होती है दोस्तों। ये आप यहाँ पे फ्यूज़ देख सकते हो, और ये मर्सन की यहाँ पे आप SPD देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा DCDB, और DCDB के बाद दोस्तों ये जो भी सप्लाई गई वो गई हमारी इन्वर्टर में, आप देख सकते हो। यानी कि ये हम यहाँ पे अपना नेमिंग करते हैं स्ट्रिंग्स की, जिससे हमें याद रहे कि कौन सी स्ट्रिंग है किस में, अगर इन फ्यूचर कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो कौन से स्ट्रिंग में आ रहा है, जिससे हम जल्दी देख पाएँ उसे कि अच्छा इस वाली स्ट्रिंग में है, इतने वाले पैनल में है, तो हमें पता लग जाएगा लोकेशन कौन से पैनल को हमें ठीक करना है, और वहाँ से हम वायरिंग उसकी ठीक कर सकते हैं। इसलिए नेमिंग ज़रूरी है। और ये इंटरनेट वाला दोस्तों इन्वर्टर है डेल्टा का, आप देख सकते हो इस समय ये वाईफाई से कनेक्टेड है, और ये इवनिंग के अभी 6 बजने वाले हैं, और ये 5 किलोवाट का सिस्टम आप देख सकते हो अभी 24.780, यानी कि 24 यूनिट 7.780, 25 यूनिट के करीब होने वाली हैं इस सिस्टम की प्रोडक्शन। और आज की डेट भी मैं बता दूं 1 मई है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा आप देख सकते हो 1 मई है, ठीक है। और ये आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे सामने दिखा रहा है 24,780 वाट्स, तो ये आप देख सकते हो। और अभी करंटली टोटल प्रोडक्शन इसकी इतने वाट हो चुकी है, यानी कि 18,001 यूनिट, और इसको लगे हुए अभी सिर्फ 2 साल के करीब ही होने वाले हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब जैसे ही ये DC साइड गई इसके अंदर कन्वर्ट हुई, और यहाँ से जो AC आउटपुट निकला, ये AC आउटपुट आ गया हमारा ACDB के अंदर। तो ACDB भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ACDB के अंदर हमारी सिंगल फेस इन्वर्टर है, तो यहाँ पे हमारी ये 2 पोल MCB आ गई, और इसमें भी हमने SPD लगाया है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये भी फिनिक्स कॉन्टैक्ट का है दोस्तों, बहुत ही ऑसम कंपनी है। तो ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस है कि सडनली कोई सर्ज आए तो हमारा ये सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। और इसकी जो अर्थिंग आ रही है आप देख सकते हो, ये हमने GI की पत्ती जैसे मैंने आपको बताई थी वही है, इससे ये हमने अर्थिंग अपनी कनेक्ट करी हुई है। और इन्वर्टर की बॉडी भी आप देख सकते हो, यहाँ नीचे से थिम्बल के थ्रू यहाँ पे हमने अर्थिंग इसकी इससे कनेक्ट करी हुई है। तो ये हमने कॉमन अर्थिंग दी है AC साइड और DC साइड की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये भी समझना चाहते हो यार DC साइड की हम साइजिंग कैसे तय करें, तो दोस्तों इसमें मोस्टली 2 साइजिंग आती हैं, एक 4 mm और 6 mm।
और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंस्टॉलेशन किसी से करा रहे हैं तो इंस्टॉलर से बात करें कि वो आपके यहाँ टिंड कॉपर की वायर लगाए, उसमें लॉसेस कम होते हैं। 4 अगर छोटा प्लांट है तो 4 mm, और अगर बड़ा प्लांट में आप शिफ्ट मार रहे हो जैसे कि 10 किलोवाट तो उसमें 6 mm रिकमेंडेड होता है। ज़्यादा एरिया बड़े होने से हमारा लॉसेस कम होते हैं। तो ये रही दोस्तों DC साइड की बात। अब वहाँ पे आ जाता है AC साइड की। हमने जैसे कि 5 किलोवाट के 2 सिस्टम है, तो इसके अंदर हमने कॉपर के 6 mm 2 कोर वायर का इस्तेमाल करा है। ये बहुत अच्छी रहती है और यही रिकमेंडेड रहती है। अगर आप इससे छोटा साइज़ 4 mm लगा दोगे तो जो आपका नेट मीटरिंग के ऑफिसर आएंगे वो उसको कैंसिल कर जाएंगे और फिर आपको हर्डल होगी बाद में और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड यही है कि आप पहले से ही वायर कैलकुलेशन का साइज़ करके चलें, और आप अपने डिस्कॉम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरा इतना किलोवाट का प्लांट है तो मैं कौन सी वायर यूज़ करूँ, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं बताने के लिए कि कौन सी वायर आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको कंफ्यूजन रहता है, यार हम सोलर पैनल तो लगवा रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में लगेंगे। कोई सोलर पैनल वाला आता है वो कहता है आप ईस्ट फेसिंग में लगवा लो, कोई कहता है आप वेस्ट फेसिंग में लगवा लो, इवन कई तो ये भी कहते हैं कि आप नॉर्थ फेसिंग में लगवा लो। लेकिन सबसे आपको आसान तरीका बताऊँ दोस्तों, अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो ये डाउन साइड जो है मीन्स जिस तरफ स्लोप एंड हो रहा है ये टूवर्ड साउथ होनी चाहिए। टूवर्ड साउथ हल्का हल्का एजिमुथ एंगल अगर आप 15 डिग्री प्लस या 15 डिग्री माइनस में लेके चलो, यानी कि साउथ डायरेक्शन से 15 डिग्री इधर या 15 डिग्री इधर, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप इंस्टॉल उस डायरेक्शन में करवा सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में स्लोप डलवा दो, तो वो चीज़ ना करिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभार साउथ डायरेक्शन में लिफ्ट का कंपार्टमेंट इतना ऊंचा होता है तो वो कहते हैं कि आप इस तरफ स्लोप करवा लो, तो ऐसे बेवकूफ़ मत बनिएगा। टूवर्ड साउथ इज द करेक्ट पोजीशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों आज हमने इस वाली वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे A1 क्वालिटी की सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन होती है, और अगर आप भी देख रहे हो अपनी रूफटॉप पे A1 क्वालिटी की इंस्टॉलेशन कराना, तो नीचे मैंने दिया हुआ है नंबर ल्यूमेन सिटी का और ईमेल ID, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आप पैन इंडिया कहीं से भी हो।